नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगननाथ बात करेंगे हिमाचल किसके संग। दरअसल बंगाल चुनाव के नतीजों ने हिमाचल बीजेपी में नई जान फूंक दी है और यही वजह है कि हिमाचल में एक तरफ बीजेपी जहां पर जश्न मनाती हुई नजर आई, तो बंगाल चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनकर गए मुख्यमंत्री पर उन्होंने कटाक्ष किया। कोई कटाक्ष करने का बहाना तक नहीं छोड़ रही बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। इसीलिए उनके लाख झूठ बोलने के बाद भी वेस्ट बंगाल की जनता ने कांग्रेस के उस कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाई जिसका उन्होंने स्टार प्रचारक बनकर प्रचार किया था। जहां पे गए वो उन राज्यों में भाजपा जीती है और वेस्ट बंगाल में जहां गए थे, जिस सीट पर गए थे, तो वहां 650 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। जमानत जब्त हुई है। मैं इस पे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें पार्टी का फैसला था, टिकट जिन्होंने दिया था। लेकिन जहां भी मुख्यमंत्री गए और वहां झूठ बोल करके वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं और हिमाचल ने तो अब पहचाना कि मुख्यमंत्री झूठ बोले। अब तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने भी पहचान लिया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे जो झूठ बोल करके चले गए थे और इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। असम में भी गारंटियां पूरी हो गई। वेस्ट बंगाल में गए, वहां पर कहा गारंटियां पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हो गई? और इसका संदेश मुझे लगता कि साफ और स्पष्ट वहां से आया है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को लोग उखाड़ देंगे। तो वेस्ट बंगाल में जीत पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढालपुर चौक पर विजय जुलूस निकाला, आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। तो एक दूसरे का लड्डू बांटे गए, खुशियां साझा की गई। बंगाल जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए जरा। और इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। बंगाल के बाद अब हिमाचल जीतने को बीजेपी तैयार है। बंगाल में ममता और जनता की जंग में हमेशा जो जीत हुई है वो जनता की हुई है और इस ऐतिहासिक जीत पर मैं यहाँ से अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व और नितिन नवीन जी का जो कुशल संगठन करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पहली जीत, बड़ी जीत। और अमित शाह जी की जो रणनीतिक जीत है, मैं उस सब के लिए जो उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है हम सबको यहाँ पर, उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के बहुत उत्साहित हैं। जो पिछले कल जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद जो अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई है, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उसे एक साफ संदेश पूरे देश की जनता ने दिया है जनता ने कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर इस पश्चिम बंगाल असम की जनता ने मोहर लगाई है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नगर निगम चुनावों की सरगर्मी के बीच में बीजेपी ने वार्ड नंबर 12 से चुनावी अभियान को तेज कर दिखाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने वार्ड नंबर 12 में बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका अग्रवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनावी बिगुल फूंका। और इसी मौके पर बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा शब्दी वार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वायदे आज भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वायदों को पूरा करने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी हिमाचल से।
विनय शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण रोहटा जी नेता हिमाचल कांग्रेस से जुड़े हैं। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ राकेश सिंघा जी जुड़े हैं, नेता CPIM से। राकेश सिंघा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भूषण रोहटा जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसे कि बीजेपी जो है वो हिमाचल में भी जश्न मनाती हुई नजर आई है और एक तरह से शंखनाद बजाते हुए 2027 के आने वाले चुनाव को लेकर। तो सीएम के झूठ पर वेस्ट बंगाल की जनता ने यकीन नहीं किया। ये हिमाचल बीजेपी की तरफ से इल्जाम है कि खूब झूठ बोला सीएम सुक्खू ने, लेकिन जो कैंडिडेट थी उसकी जमानत ही जब्त हो गई। जी देखिए, जो भी जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के जो मुद्दे हैं, जो वहाँ के जो स्थानीय वहाँ पे जाके किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह की जो परिस्थितियां हैं, तो राजनीतिक जो परिस्थिति पे जाके सारी चीजें निर्भर करती है। और ऐसा नहीं है, देखिए जीत हार जाके चलती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की जाके बातें कर देना, इसको जाकर देखिए जो हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग हो गई है। और आप यहाँ पे जाके किसी भी जाके चीज बात कर ले इस तरह की, जैसे हमने जैसे केरला में जाके जीत हासिल की है, तो हम उसका हमें हाँ जी देखिए उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन आप उसके मायने में यहाँ की राजनीति को जाके जोड़ दे, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अलग चीजें हैं। और आपको सबसे पहले तो ये चीज देखनी से आवश्यक है कि एक जो डाइवर्सिटी हो गई है, जो डाइवर्सिटी है, देखिए हिमाचल, देखिए वहां पे जाकर जो अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में जो है बंगाल की खाड़ी है और हिमाचल में हिमाचल की पहाड़ी है, तो दोनों में फर्क है। दोनों की परिस्थितियों में जाके एक बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को जाके समझना होगा। लेकिन वहां की राजनीति को यहाँ पे जाके जोड़ना बिल्कुल अलग है। चुनाव जो स्थिति जो चुनाव की जो स्थिति जाके बनती है वो स्थानीय परिस्थिति से जाके बनती है। वहां पे स्थानीय विकास कितना जाके हुआ है उसके उपरांत ही जाकर जो है लोग चुनाव करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर देखिए जहां पे जाके अगर बंगाल में जाके भाजपा को जाके जीत मिली है तो उनको मैं अपनी तरफ से जाके मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इस चीज को हिमाचल में जाकर लेकर आना, ये समझता हूं कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को समझ ही नहीं पा रहा, ना इसका मैं तर्क समझ पा रहा, ना इसका मैं तंज समझ पा रहा हूं। और ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं आपको कह दूं कि बंगाल में बारिश हुई तो हिमाचल के जो लोग हो गए वो छाता लगाकर अब क्या नाम चला करें। तो इस तरह की मुझे लगता है कि जो जमीनी हकीकत है इसको जाके समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और बंगाल की जो जीत का जो चश्मा उतार कर हिमाचल की वादियों का रुख करें, उसको जाके समझें, उसकी जो फिजा होगी, उसकी जो हवा होगी उसको महसूस करें। और यहाँ पे जाके आपको नजर आएगा कि जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बेहतरीन जो स्थिति जाके बनी हुई है उस पर जाके किस तरह से अमल किया जा रहा है, उसको जाके मुझे लगता है कि इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी विनय शर्मा जी, सबसे पहले आपको उन्होंने बधाई दी है जीत की, तो आपको तो शुक्रिया बोलना चाहिए इस चीज का। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वेस्ट बंगाल है, ये हिमाचल है साहब, यहाँ पर की जनता जो है बीजेपी की बातों पर यकीन नहीं करेगी। देखिए गगन जी, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है और वहां की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और यहाँ से मुख्यमंत्री जी वहां गए थे प्रचार करने, और जिस कैंडिडेट के पक्ष में वो प्रचार करने गए थे वो 4 की फिगर में नहीं पहुंच पाए। जमानत तो दूर की बात, 4 की फिगर 3 की फिगर में रह गए वो, उनके जो वोटों की संख्या थी। क्योंकि झूठी गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश में दे रखी हैं, यहाँ पूरी गारंटियां नहीं कर पाए। और वहां जाकर आप दूसरे प्रदेश में जाकर प्रचार करने के लिए गए थे, और वहां की जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास प्रकट किया है। और देखिए 200 पार की सीटें जो हैं वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है वहां पे, अपने आप में ऐतिहासिक बात है। बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर बंगाल की जनता ने मुहर लगाई। जी जी, राकेश सिंघा जी, मैं आपका रुख करूंगी। अब CPIM बताएगी कि बीजेपी की रणनीतियों और हिमाचल प्रदेश में उनकी आगामी क्या तैयारियां हैं, आगे की क्या तैयारियां आपकी, CPIM क्या सोचती है? देखिए, जहाँ तक तो चुनाव का प्रश्न है जी, ये वाला जो दौर है ये वो दौर नहीं है जो आजादी के बाद का दौर था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये जीत कोई मतों के आधार पर नहीं है,
जी जो आपने वोटर लिस्ट बनाई है जी वही अपने आप में पूर्णता नहीं थी, और लाखों मतदाताओं को सूची से बाहर निकालकर हाँ। अगर आप जीत हासिल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे दुर्भाग्य दौर देश की राजनीति के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर। जी उसके बावजूद जो भी जीता उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज की राजनीति लोकप्रियता के आधार पर नहीं है, ये पैसे के दम पर है, और स्वयं जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसको ये देखना है कि क्या वो न्यायपूर्वक तरीके से इस देश में लोकतंत्र को आगे ले जाना चाहता है, या वो दौर आ रहा है जिसमें अब लोकतंत्र का खात्मा होगा। रही हिमाचल प्रदेश की बात, यस, हिमाचल प्रदेश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो कुर्बानी दी है इस प्रदेश को बनाने की, ये देश में कोई समझ नहीं सकता है, और इसलिए ये जो केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता का गला घोंटने का जो कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूँ और मेरी पार्टी समझती है ये अच्छी बात नहीं है। हमारा राज्य जब बना था तो हमारे राज्य को बनते समय ये सबको मालूम था कि यहाँ का जो जंगल है वही प्रदेश की एक आय थी। 1980 में इन जंगलों को भारत सरकार ने ले लिया, और इसलिए आरडीजी के जरिए ये राहत मिलती थी जो भारत सरकार ने बंद कर दी। अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में क्या मुद्दे रहने वाले हैं ये समय तय करेगा, लेकिन इस बात को भूलना नहीं है हिमाचल प्रदेश की आवाम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, और उस कुर्बानी को दिल्ली वालों को ये मद्देनजर रखते हुए जो हमारा हिस्सा है वो देने की जरूरत है। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर जो मेहनत करने वाला है और जो देश की एकता और अखंडता किस तरीके से रखी जा सकती है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज एजेंडे पर आ गया है, ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसी मेरी पार्टी समझती। बिल्कुल। विनय शर्मा जी, आप बताइए क्या जवाब है आपके पास कि बीजेपी की जीत जन नीतियों की बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल का परिणाम है, और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि हिमाचल को उसका हक कब दिया जाएगा। गगन जी देखिए, जब जब जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है जी, तो या तो बेचारी ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है, या फिर अब एक नया विरोधी दलों ने वो पकड़ लिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के साथ अपना काम किया है। पहली बार नहीं हुआ है ऐसा कि ये एसआईआर वाला जो काम है पहले भी इस देश में हुआ है, और एसआईआर के बाद जो एक्चुअल वोटर्स हैं इस देश के रहने वाले हैं उन वोटर्स में वोट डाला है। तो ऐसे किसी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करना मुझे नहीं लगता कि ये बुद्धिमता है। हमें अपना आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। एसआईआर का फायदा तो बीजेपी ने लिया या नहीं लिया? नहीं, देखिए, जो हिंदुस्तान का वोटर है वो हिंदुस्तान में वोट कर रहा है। अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत सारे आज सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहां पे जहां ममता बनर्जी जी का घर है, वहां के पड़ोस की एक महिला सोशल मीडिया में कह रही थी कि क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मतलब लोग डर रहे थे, लेकिन चुनावी वोट में आके वोट के रूप में लोगों ने वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। भय मुक्त जो बंगाल है वो बने, और एक विकसित बंगाल जो है, जैसे पूरा देश विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। ठीक है, चलिए बंगाल के बाद हिमाचल में एक बार फिर से आ जाए। क्या ये सच नहीं कि केंद्र सरकार ने हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान जो है उसमें भारी कटौती की है, जिसका जिक्र जो है उन्होंने भी किया है? गगन जी, वो एकदम से कटौती नहीं हुई है। ऐसा नहीं है। आरडीजी वाली जो बात ही करते हैं वो पीछे से पहले से धीरे धीरे कटता आ रहा है। वो सभी अकेले हिमाचल का नहीं कटा है, अन्य राज्यों का भी कटा है। रोटा जी, लेकिन बाकी जो अनुदान है केंद्र पूरा अनुदान दे रहा है। केंद्र से पूरी वित्तीय सहायता जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। ठीक है, रोटा जी क्या कह रहे हैं?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो सिंघा साहब ने जो बातें कही, मैं उनसे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों से सहमत भी हूँ। और देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो आपने जो अभी प्रक्रिया देखी है पिछले कुछ सालों में जाकर, आप देखिए कितनी तरह से जो बायस्ड है, चाहे शेड्यूलिंग हो गई है, चाहे वोटर की जो लिस्ट हो गई है, उसको उस तरीके से जाके तैयार किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं जाकर जो है बीजेपी को वो एज देती ही देती है। दूसरी बात हो गई है कि जो अभी इन्होंने शर्मा जी ने जो बात कही, अगर हम इसकी पूरी प्रक्रिया जाकर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए इसको ना जो पूरा मुद्दा हो गया है, जो चुनाव का अगर खास तौर पे जाके देखें, जी। जो बंगाल में जाके जो जाके स्थिति जाके बनी थी, वो ध्रुवीकरण हो गया है, वहां पे जो घुसपैठ हो गया है, उस पे जाके वहां पे चुनाव लड़ा गया था। और रही बात हिमाचल की, हिमाचल को इस तरीके से जाके जो पस्त किया जा रहा है, चाहे पैसा काटा जा रहा है, आरडीजी देखिए कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे करके काटा गया। सबसे पहली बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट होती है, आप उसको इस तरीके से नहीं काट सकते हैं। हिमाचल के एस्पिरेशंस में जाके बना था, हिमाचल की आप सबसे पहले देखिए कि जो नींव हो गई है, नींव जो है वो कल्चर थी, यहाँ की जाके जो परिस्थितियां हो गई है, जो भूगोल हो गया, उन चीजों पे जाके हिमाचल को बनाया गया था। और जिसपे जो है, इसका नाम भी यही है, आरडीजी हो गया, जो डेफिसिट हो गया है, यानी कि जो घाटा हो गया, जो आपकी जो रेवेन्यू में जाके जो पैसा कम आता है, उसकी भरपाई जो केंद्र के द्वारा की जाएंगी। और आप एक चीज देखिए कि हम भी जाकर जो संघीय ढांचा का हिस्सा है, संविधान का आर्टिकल 1 वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम भी तो उस यूनियन का जाके हिस्सा है। और यहाँ पे जाकर जो आप जो अनइक्वल स्टेट्स हो गया, आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ना इन सब चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम थोड़ी राजनीति को भी थोड़ा दूर करें, लेकिन आप ये भी जाकर देखें, कल के लिए जब कभी आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर भाजपा भी अगर कभी सत्ता में जाकर आती है, तो भाजपा किस तरह से जाके प्रदेश को जाके चलाएगी। तो अगर भाजपा कोई इस तरह को कोई मॉडल वैसे ही बता दे, एटलीस्ट थोड़ा पार्शियल सा मॉडल बता दे, तो जाके पता भी लगेगा कि जो पैसा केंद्र से जाके रोका गया है, वो पैसा जो है किस तरह से जाके जो प्रदेश भरपाई करेगा, और किस तरह जाके लोगों का इसमें जाके नुकसान भी होगा। तो इस चीज को जाके देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी, सिंघा जी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश सिंघा जी। नहीं, मैं तो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ये सही बात है कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान इस प्रकार का बना है, जो पूरी राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का सार था, जो तजर्बा था, और इस देश को बनाने का जो पूरा वो एक ढांचा जो बना था, उसके तहत आज हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ बड़े पैमाने की बेइंसाफी की जा रही है। ये जीत कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाए, मणिपुर में आई थी, क्या हालात कर दिए मणिपुर के आज। आप अगर ये धर्म के आधार पर, आस्थाओं के आधार पर, इलाके के नाम पर, भाषा के नाम पर और दूसरे प्रश्नों के आधार पर अगर आप इस देश को चलाना चाहते हैं, ये देश नहीं चल सकेगा, ये नहीं चल सकेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना है कि अगर इस देश को एक रखना है, वो एक तब रहेगा जब आप संविधान की मंशा को अक्सर इस देश में लागू करोगे, तभी ये संभव है, अन्यथा ये देश टूट जाएगा। और वो लेकिन सिंघा जी, जैसे कि देखिए, वो तोड़ पाना वेस्ट बंगाल में दीदी की सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो किला जो है ढहढेरी क्यों हुआ, उसको भी गंभीरता से अगर विचारे सोचे तो बहुत सारे ऐसे मामले जो सामने आए हैं, चाहे महिलाओं के साथ जुड़े हुए मामले, गुंडागर्दी वहाँ पर, या कानून व्यवस्था और भी प्रोटेस्ट वगैरह बहुत कुछ वहाँ पर होता रहा। क्या आपको लगता है कि जहाँ की जो सरकार होती है, अगर वो अपने आप में सक्षम हो, सख्त नियम हो, सख्त कानून वहाँ पर हो, तो फिर ये किला ढा पाना किसी के लिए आसान नहीं था? कहीं ना कहीं तो कमियां पेशियां रही वहाँ पर। नहीं, इसमें दो राय नहीं है, कमियां थी, लेकिन वो प्रश्न नहीं है कमी थी कि नहीं थी। मूल प्रश्न ये है कि क्या जो तौर तरीका हमने इस देश में इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, ये कोई किसी के इशारे पर नहीं चल सकती है, लेकिन इसकी ऑटोनॉमी रही नहीं। जो आपकी ईडी है वो ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन उसकी ऑटोनॉमी रही नहीं। ये अलग अलग ढांचे हैं, कोर्ट कचहरियां इस देश के अंदर इस संविधान के तहत वो अलग से हैं, और इसलिए जब तक इनको अलग नहीं रखेंगे, ये
पॉलिटिकल इसके नीचे आ जाएगी तो क्या बचेगा इस देश का? न्याय कहाँ से मिलेगा? इलेक्शन वो न्यायपूर्वक तरीके से कैसे होगा? संभव नहीं है। इसलिए ये मैं नहीं कहता सरकार की कमियां नहीं थी, उसकी 36 कमियां हो सकती है, एंटी इनक्यूमेंसी उसके खिलाफ होगी और भी बहुत सी बातें होगी, लेकिन वो प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न आज ये है कि क्या हम जो चुनाव आयोग है, क्या वो इस देश के अंदर जो उसका कर्तव्य बनता है कि फेयर कराना, क्या वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे। लाखों लाख लोगों के नाम को निकाल दोगे और एसआईआर, क्या वो एसआईआर का काम किया क्या ऐसी सियासत कर रही है बीजेपी? विनय शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा। भूषण रोटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आ रहे एक जवाब ले लूं। भूषण रोटा जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी जी धन्यवाद जी। मैं इसी बात को ही आगे जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से जाकर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज हो गई है जिसका इस्तेमाल भाजपा ने, आप देखिए कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के जाके किया और पूरे अपने फायदे के लिए, जैसे मैंने पहले भी कही बात की, चाहे उसकी चाहे चुनावों की चाहे शेड्यूलिंग हो गई है, चाहे उसकी जो भी तरीके इस तरीके से जाके अपनाए गए, और चाहे वोटर लिस्ट हो गई है उसको अपने फेवर में इस तरीके जाके बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं जाके, चाहे एसआईआर वाली जैसे हमने शुरू में जाके बात भी की, तो वो आप खुद भी जाकर देखो, आप उसका आंकलन जमीन पे जाकर देखेंगे, धरातल पे जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसने जो है सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है वो भाजपा को जाके दिया हो। अब देखिए एक चीज और होगी, अगर हम असम की बात भी करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल अगर आप देखते हैं और नरेंद्र मोदी का पिछले 12 साल का कार्यकाल देखते हैं, आप मनमोहन सिंह जी का 10 साल का आप कार्यकाल देख लें और इनका 12 साल का देख लें, तो आपको मैं एक पूरे आंकड़े इसमें जाके निकाल सकते हैं, बिल्कुल अभी सामने के सामने आप आंकड़े निकाल सकते हैं। आप उसमें जाके देखोगे जो घुसपैठ का मुद्दा बार बार अमित शाह जाकर बोलते हैं और बार बार जाकर जो है चाहे वहाँ के जो सीएम थे, जो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा होगी, चाहे वो जाके कहते हैं, तो उसमें जाके आप देखोगे कि इस साल में जाकर 2025-26 की बात ना करूं तो सिर्फ 51 जो घुसपैठी उनको जाके वापस भेजा गया है। और मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप देखोगे, अगर आप इनका कार्यकाल देखोगे मनमोहन सिंह का, तो वहां पे प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा लोगों को जो है वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। तो आप इस तरह का आप मुद्दा बनाते जो ध्रुवीकरण की अगर आप जाके बात करते हैं, घुसपैठ की जाके आप बात करते हैं, तो आप उसमें खुद ही जाकर देखिए कि आप उसमें खुद कितने सफल रहे लोगों को वापस बाहर करने में जाकर। मैं जवाब ले लूं सर, समय की कमी है। हाँ समय की कमी है सर, जवाब भी ले लूं जी। बताइए क्या ऐसे काम करती है बीजेपी? देखिए गगन जी, अब जिस प्रकार से ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है। अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, केरला में भी चुनाव हुआ है, वहां के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? हम तो फिर से पौंडीचेरी में आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी तो फिर से असम में आई है, तीसरी बार आई है। और दूसरी बात यह कि जनता ने विश्वास जताया है, जनता ने वोट दिया है। हमें मर्यादा में रखना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हम जो है उनके प्रति कोई ऐसी पैसी बातें ना करें। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, पंचायती राज का चुनाव है और साथ में नगर निगम नगर निकाय का चुनाव है, प्रदेश की जनता बता देगी यहाँ पे कि किस विकास के साथ चलना है प्रदेश की जनता ने। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को आकलन करें कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, ना कि हम दूसरी संवैधानिक संस्थाओं और वोटर मशीन इन चीजों के ऊपर हम दोष मढ़ना शुरू कर दें। जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो हमें जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सर एक ये मैसेज तो जनता के जहन तक जाता है ना कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई, ईसीआई ये सब दुरुपयोग होता है मशीनरी। ये एक मैसेज तो जा रहा है ना जो बाकी जो है पार्टीज के। दुरुपयोग क्यों है? जहां कोई गलत करेगा वहां पे तो इस देश के जो नागरिक गलत करेंगे उनको तो पकड़ा ही जाएगा ना, तो उसमें गलत क्या संदेश है जी? लेकिन उसमें आप संख्या देखो ना, आपने कितने कर लोगों को जाकर डिपोर्ट किया, आप वो चीज भी देखो। जिस तरीके से आप मुद्दे को जाके बुनाते हैं, आप उसका भी आंकलन बताएं। घुसपैठ को रोका गया है, घुसपैठ को रोका गया है इस सरकार में। रोका नहीं किया, आपने वापस कितने डिपोर्ट किया वो चीज देखो। आपके हर साल के जो है कहीं ना कहीं जाकर 1000 से ऊपर भी नहीं है, आप ये चीज भी जाकर देखो। जब रोकी गई है तो डिपोर्ट कर, मैं कह रहा हूँ जब रोका गया, घुसपैठ को रोका गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है असम में, वहां तक से वहां चीजों को रोका गया है।
नहीं, अगर ठीक रोका है। गया तो फिर इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता, आप इस चीज को भी जाकर देखो, और चुनाव उसी मुद्दे पे जाके लड़ा जा रहा है। ठीक है सर, समय जो है देखिए इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हिमाचल के पास अब क्या विकल्प है, ये आने वाला वक्त बताएगा।